नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तपन कुमार जी। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं मैं हमारे हैकर ब्लॉग पॉडकास्ट के अंदर। आज हम लोग इस सर के साथ में डॉक्टर बाज सिंह राजपूत सर, और इनसे मतलब हमारा खुद का पर्सनल ख्वाब था सर आपके साथ में एक बार एक वीडियो शेयर करना। और सब्सक्राइबर हमारे हैं जो उनको एक बार पहले आप हाई बोल दीजिए। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। तो सर के साथ में हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 दिन का सर ने बहुत अच्छी कार्यशाला एक यहाँ पे ऑर्गेनाइज करी थी, जिसके अंदर हम लोगों ने ट्रेनिंग दी। तो आज सर से मैं कुछ ऐसे 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन टोटल हम पूछने वाले हैं सर से। सर, साइबर क्राइम में आप इतने टाइम से काम कर रहे हैं, तो किस टाइप के केसेस आपके पास जनरली आते हैं साइबर क्राइम के अंदर, और कैसे आप इनको हैंडल करते हैं? या नमस्कार। मैं साइबर क्राइम से रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशंस है उसका जो डीलिंग है वो मैं 2005 से कर रहा हूँ। 2013 से मैंने इसके ऊपर में रिसर्च शुरू किया। यस। सो आई गॉट एनरोल्ड into PhD for cyber economic crimes. So I did my PhD on this subject from 2013 to 2018. I got PhD in this subject in 2018. And during this period, again in 2016, I got appointed as a superintendent of police for Maharashtra. So I was looking after the cybercrime cases in entire Maharashtra. From 2022, I have been again posted as DCP Cyber for Mumbai Police. Okay. So I can say for last 10 to 15 years, Yes. I have been looking after the cyber crime cases at various I can say various levels. तो इसमें अलग अलग फ्रॉड, जो पहले जो नेचर था फ्रॉड का वो अलग था। यस। अब नेचर अलग बन गया है। बिल्कुल। पहले लोगों को सिर्फ फ़ोन करके फंसाने की कोशिश करते थे, अब लिंक्स आ गए हैं। लिंक्स आते अब जो एपीके आ रहे हैं, उसके बाद में जो ऐप है, जो ऐप जी। पूरे के पूरे बनावट बन रहे, तो ये नेचर भी बहुत चेंज हो गया है। यस। पहले पैसे का वॉल्यूम भी कम था, हाँ, अब अभी बढ़ गया। जैसे ही पैसे की वॉल्यूम भी बढ़ गई है और फास्ट बन गई है। यस। तो फॉर लास्ट मैं बोल सकता हूँ लास्ट 10-15 साल में जो मैं देख रहा हूँ साइबर क्राइम केसेस, जी। वो बढ़ भी रहे। बढ़ भी रहे हैं, बिल्कुल। 2000 में साइबर का कानून आ गया। यस। उसके बाद 2008 में उसको अमेंड कर दिया। हम्म। तो अभी अब फिर से अमेंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि इतने ज़्यादा साइबर क्राइम बढ़ गए हैं। यस। ठीक है सर। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऐसा है कि भाई आप मुंबई के डीसीपी, वो भी साइबर क्राइम ब्रांच के, तो पहली बात तो सिटी का बहुत फर्क पड़ता है। उसके अलावा आप पोजीशन पे भी ऐसे बैठे हुए हैं जो साइबर क्राइम ब्रांच में, तो मतलब आपका वर्क और साथ में लाइफ कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे सब्सक्राइबर हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं अलग अलग पोजीशन के ऊपर, तो उनके लिए भी टिप होगी कि भाई आप अपने वर्क को और कैसे घर को कैसे मैनेज करें? हाँ जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि आई हैव बीन लुकिंग आफ्टर दी साइबर। पहले 5 साल तो महाराष्ट्र साइबर में पूरे महाराष्ट्र के लिए नोडल करके काम करता था, जी। और यहाँ पे अभी मुंबई के लिए काम कर रहा था। जी। आप देखेंगे कि ओवरऑल मुंबई सिटी में साइबर क्राइम के केसेस अगर देखेंगे पूरे महाराष्ट्र के, तो आधे से ज़्यादा केसेस मुंबई सिटी से मुंबई आते सिटी से, हैं। एक बिल्कुल। दूसरा, सारे हाई प्रोफाइल केसेस रहते हैं वो भी सिटी से रहते हैं। जी। तीसरा जो है, ज़्यादा पैसे जिसमें गए हैं, जी। ऐसे केसेस भी मुंबई में मुंबई के से। ज़्यादा रहते हैं। तो अगर हम देखेंगे पिछले 2022 में हम्म। करीबन 270 केसेस जिसमें हम्म। 10 लाख से ज़्यादा अमाउंट चली गई थी, ओ। ऐसे सिर्फ मुंबई साइबर के पास मुंबई में है। से। तो आप अगर देखेंगे कि क्वांटम भी ज़्यादा है, सेंसिटिविटी भी ज़्यादा है, और नंबर ऑफ इंस्टेंसेस से है वो भी यस। ज़्यादा हुआ है। तो ये सारे इसमें बहुत सारे वक्त में रात में कभी भी, क्योंकि यूएस टाइम के हिसाब से उनको जब भी स्पॉट होता है तो यस। सुसाइड के केसेस जो होते हैं जी। उनके अलर्ट आ जाते हैं। कभी कभी जो पॉलिटिकल डिफेमेशन रहती है या अब्यूजमेंट रहती है, या हो सकता है कि रिलीजियस पोस्ट रहती है जिसके ऊपर से लॉ एंड ऑर्डर होती है, तो उसके तुरंत मैसेजेस आते थे कि उसका ये वो सेंड करो, यस। इसकी तुरंत इंफॉर्मेशन दे दो। तो ये रात में कभी भी हो जाता है। यस। तो उसके लिए मतलब ये भागा दौड़ी थी चालू रहती है। उसके बाद में बैंक अकाउंट फ्रीज करो, यस। आरोपी 90% जो अक्यूज है जो हमें अरेस्ट करने पड़ते हैं, जी। वो तो बाहर के स्टेट से बाहर रहते के हैं। स्टेट से होते जैसे हैं। हम झारखंड जाते हैं, बिहार जी। जाते हैं, उत्तर प्रदेश जाते हैं, हरियाणा में ये जाते हैं मेवात में, फिर भरतपुर हो गया। जी। तो इस जगह पे जाना पड़ता है। हाँ, तो सही है। जो एक्यूज भी बाहर है तो हमारी टीम भी बाहर रहती है, यस। तो यस। उनके साथ कोऑर्डिनेशन, तो मतलब ऐसा कुछ फिक्स शेड्यूल तो नहीं रहता है, लेकिन वी हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग टू गेट मोर केसेस इन्वेस्टिगेटेड। एक यस। है। दूसरा जो है, मैं अगर आपको साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में लाइफ इजी बनाना है तो यू हाँ। नीड टू लर्न, यू यस। नीड टू लर्न दी इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स, यस। इंटेलिजेंस गैदरिंग टेक्निक्स, यस। ओपन सोर्स
इन्वेस्टिगेशंस कैसा किए सकते हैं, जी, उसकी टेक्निक्स हो, और जितना आप अच्छा एनालिसिस कर सकते हो उतने अच्छे से आप आपका लाइफ इजी बना सकते हैं, क्योंकि इन एवरी केस यस, is a new challenge यस, and requires different kind of skill set, different kind of analysis. यस, किसमें बैंक डेटा ज़्यादा रहता है, किसमें सीडीआर एपीडीआर डेटा रहता है, जी, किसमें नेट का डेटा ज़्यादा रहता है, किस इसमें आईपी का डेटा ज़्यादा रहता है, यस, किस केस के इसमें तो हमें पूरा सिम बॉक्स मिलता है, तो हज़ारों सिर्फ मोबाइल नंबर ही रहते हैं। यस, तो यस, अलग इसमें किसी में ऐप का मालवेयर का एनालिसिस रहता है, जी, किसी उसमें ऐप का रिवर्स इंजीनियरिंग करना पड़ता है। तो यस, स्किल सेट डिफरेंट रहता है, स्किल्स लेकिन इफ़ यू नो कि क्या करना है, यहाँ, कौन सा एनालिसिस बेस्ट है, यस, उसके लिए कौन सा बेस्ट आदमी है, और यस, उससे आप मदद लेके काम करेंगे, जी। तो आपका जीवन सुकर हो जाता है। ये सही बात बताई आपने। तो लर्निंग इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट कि आपको यस, लर्न करते रहना पड़ता है इसके बहुत, यस। अंदर। जी, सर अभी जितना भी साइबर क्राइम चल रहा है, सो उसके बिहाफ पे हमने सुना है कि एक ओशिएंट ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत हेल्पफुल है। तो सर वो क्या रोल निभाता है एक इन्वेस्टिगेशन में? देखिए, जैसे क्राइम, कौन सा भी क्राइम हो, या लॉ एंड ऑर्डर हो, पब्लिक ऑर्डर हो, या गवर्नमेंट का फंक्शन हो, इंटेलिजेंस जो है या गुप्त सूचना कहाँ से भी आई, ये बहुत अहम भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट होता है। रहता है। मतलब किसी क्रिमिनल को पकड़ना है, उसकी क्राइम की मोडस ऑपरेंडी जाननी है, उसका क्राइम वो कैसे कर रहा है, उससे कौन लोग मिले हुए हैं, ये हम लोगों को उसका जितना टिप मिलेगा, उसका इंटेलिजेंस मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगा, वो बहुत ज़रूरी होता है वो क्राइम को क्रैक करने के लिए। तो जैसे इंटरनेट का प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया, जितनी फुटप्रिंट आदमी की फिजिकल वर्ल्ड में है, उससे ज़्यादा रिकॉर्डेड फुटप्रिंट्स हर एक आदमी की सोशल मीडिया की वजह से हो, मोबाइल की इस्तेमाल की वजह से हो, इंटरनेट की इस्तेमाल की वजह से हो, डिजिटल फुटप्रिंट ज़्यादा बनी हुई है। तो डिजिटल फुटप्रिंट हर एक जगह पे फैली हुई है। कभी इंटरनेट के मतलब अलग सोशल मीडिया साइट पे है, कभी प्रोफेशनल नेटवर्क्स पे है, कभी वीडियो ब्लॉग्स के माध्यम से हो, या मोबाइल जो आप यूज़ करते हैं सीडीआर, उसके माध्यम से है, या फिर जो अलग-अलग वेबसाइट है जहाँ पे लोग ईमेल सर्विसेज़ के लिए हो, या बाकी की सर्विसेज़ के लिए हो, सर्विसेज़ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए आजकल शॉपिंग सर्विसेज़ है, ई-शॉपिंग, ई-कॉमर्स सर्विसेज़ है, या फिर फूड डिलीवरी सर्विसेज़ है, एंटरटेनमेंट सर्विसेज़ है, तो या पेमेंट सर्विसेज़ है। यस, इस यहाँ पे आपकी फुटप्रिंट बिखरी रहती है। एग्ज़ैक्टली। तो किसी आदमी को पकड़ने के लिए, जैसे हम लोग जो इन्वेस्टिगेशन में यूज़ करते हैं वो पोल टेक्निक रहती है, पर्सन्स रहता है, ऑर्गेनाइजेशन रहती है, लोकेशन रहते हैं एंड इवेंट्स रहते हैं। तो ये चारों चीज़ों की, तो पर्सन है तो पर्सन में फिर से अलग एंटिटी आ जाती है कि पर्सन, उसका नाम आ गया, उसका मोबाइल नंबर आ गया, उसका ईमेल आईडी आ गया, उसका फ़ोटो आ गया, उसके बायोमेट्रिक आ गए। तो दीज़ आर यूज़ आइडेंटिफायर, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के आइडेंटिफायर है, लोकेशंस के आइडेंटिफायर है, जैसे इवेंट्स के आइडेंटिफायर है। ये सब की इंफॉर्मेशन लेना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बोल सकते हैं हम लोग इन्वेस्टिगेशन में। और जो ओएसएन प्लेटफॉर्म है, जो हम बोल सकते हैं ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, इट इज़ नथिंग बट वट एवर दैट इज़ पब्लिकली अवेलेबल, जो इंटरनेट में मिलता है वो लेना। वैसे ही हम फिजिकल वर्ल्ड में लेते थे, जैसे हम खबरी बात करके इधर से उधर से क्या हो रहा है, अभी वही चीज़ है कि जो अलग अलग टूल है वो ही हमारी खबरी है, उनके जो टेक्निक्स है वही टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं। जैसे ट्विटर पे है, सोशल मीडिया पे, या फिर इंस्टाग्राम पे है, किसी का फ़ोटो मिला तो उससे रिवर्स इंजीनियरिंग करके हम इन्फॉर्मेशन लोग निकालना। उसका वो कौन है, क्या है, किधर से है, उसकी डिजिटल फुटप्रिंट क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। इसलिए ओएसिंट का हम बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंस इन्वेस्टिगेशन में बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एक पुलिस ऑफिसर को ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टेक्निक्स क्या है, टैक्टिक्स क्या है, स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, कौन से टूल है, इसकी इंफॉर्मेशन रहना बहुत ही ज़रूरी है। उसका लाइफ आसान भी बन जाएगा, इन्वेस्टिगेशन में लीड ही जल्दी मिल जाएंगी, एक्यूज डिटेक्ट भी हो जाएंगे, आपके पास में डेटा ही बहुत मिल जाता है, और आपको डेटा कैसे प्रेजेंट करने का उसका इंफॉर्मेशन भी वहाँ पे मिल जाता है। तो मेरा ऐसा कहना है कि हर एक ने ये सीखना चाहिए। ठीक है। सो आज डीसीपी सर से ये जान के बहुत अच्छा लगा कि ओशियन प्लेटफॉर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एक लर्निंग फेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से आज आईटी स्ट्रक्चर बढ़ रहा है आगे। सर ये चीज़ तो मैंने आपसे जान ली। अब आप मुझे एक बार ये चीज़ ज़रूर बताएं, क्योंकि जिस तरीके से आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं उस तरीके से मैं बहुत मोटिवेट हो रही हूँ आपसे। तो आप मेरे एक बार पॉडकास्ट चैनल के व्यूअर्स को आप कुछ मोटिवेशन चीज़ बताएँ कि किस तरीके से हम आईटी में आगे और बढ़ सकते हैं? ओके, ये देखिए 2 चीज़ें रहती है, जैसे हम तो
अभी पुलिस फील्ड से हैं, हम्म, तो उन लोगों का ज़्यादा जो व्यवहार होता है, एक तो क्रिमिनल से होता है और बाकी जो लोग हैं जो विक्टिम हैं उनसे होता है। तो जो मतलब मैं जो बात बताना चाहता हूँ कि देयर इज़ कंसेप्ट ऑफ ईज़ी मनी एंड हार्ड मनी। सो आपको एज ए क्रिमिनल बन के आपको बहुत ईज़ी मनी जल्दी मिल जाते हैं, लेकिन आप पकड़े जाते हैं। लेकिन आपका जो रास्ता है सही जगह पे चलने का, जो हार्ड मनी, जो हार्ड वर्क करके आपके मेहनत से, आपके दिमाग से, ऑनेस्टी से जो पैसा आता है, वो ज़्यादा वक़्त टिकता है। इसलिए हम्म, जो यूथ्स है, उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ठीक है, साइबर क्राइम में आपको तुरंत ऐसे लुभावने वाले क्षण ज़्यादा आ जाएँगे कि जिसमें आप हम्म, नेट पे आपको लगेगा कि ये गलत कर दूँगा मैं, वो गलत कर दूँगा, पैसा मिल जाएगा, फ़ेम मिल जाएगा। तो इसके पीछे आप मत भागो। जो गलत है, वो गलत ही है और आपको अगर अच्छा बनना है, आपको नाम कमाना है, आपको अच्छा इन्वेस्टिगेटर बनना है, अच्छा प्रोफ़ेशनल बनना है, तो आप मेहनत करो। जो चीज़ें एथिकल है, मोरल है, ऑनेस्टी है और हार्ड वर्क है, आप उसमें जितना स्मार्ट वर्क कर सकते हैं आप करिए और वहाँ से आगे बढ़िए। बहुत बहुत थैंक यू सर। एक्चुअल में ये चीज़ होती है कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आपने पूरा डेडिकेशन और ऑनेस्टी से किया है, सर डेफिनेटली आपको आगे का पाथ मिलता रहता है और आगे के कॉन्टैक्ट्स बनते रहते हैं। सो सर से हमने ये सारी चीज़ जान ली, हमने सर का इंटरव्यू ले लिया एंड हमने उनके सारे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमने जान लिए कि किस तरीके से एक्चुअल में वर्क होता है, कैसे वर्कलोड को मैनेज किया जाता है। सर एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से। हम ये जानना चाहेंगे कि लाइक जैसे ऑल द टाइम हम काम नहीं कर सकते, कभी कुछ टाइम हमारा ऐसा होता है कि हम रिलैक्स रहें। सो सर आपका हॉबी या आपका कुछ ऐसा चीज़ जिससे आपको काफ़ी माइंड रिलैक्स मिलता हो, तो ऐसा कोई चीज़ जैसे सॉन्ग मतलब सुनना हो गया या मूवी देखना हो गया? मूवी है ना, मैं बहुत मूवी देखता हूँ। बहुत बढ़िया। मतलब मेरे साउथ इंडियन मूवीज़ जो है बहुत मैं देखता हूँ। फिर कोरियन मूवीज़, अ, फिर जो है थाई मूवीज़, उसके बाद में लैटिन मूवीज़, अफ्रीकन मूवीज़, ये फिर ईस्ट यूरोपियन मूवीज़, रशियन मूवीज़, ये मैं बहुत देखता हूँ। मतलब मुझे अच्छा लगता है। हुँ, ये एवरी उसमें भी क्राइम थ्रिलर्स जो हैं, जो साइ-फाई मूवीज़ हैं और जिसमें साइबर के ऊपर में बहुत सारी मूवी आई है, वो भी मैं देखते रहता हूँ। दैट इज़ माई एंड लिखते भी रहता हूँ, तो आई हैव रिटन फ्यू बुक्स। कभी-कभी मैं जब बहुत टाइम मिलता है, तो मैं पोएम भी लिखता हूँ। वॉव! सो माय पोएम बुक इज़ आल्सो आउट, यू कैन रीड दैट। एंड ज़रूर मेरा सर। साइबर इकोनॉमिक क्राइम के ऊपर में स्प्रिंजर नेचर ने पब्लिश किया हुआ बुक है, वो आप भी पढ़ सकते हैं। हुँ। तो सर से जान के ये ज़रूर पता चल गया कि वो एक पोएट भी हैं और साथ ही साथ एक बहुत अच्छे राइटर भी हैं। सो सर ये बहुत अच्छा रहा हमारा इंटरव्यू, जिसमें आप आए और आपने अपना टाइम दिया। 5 क्वेश्चन्स थे लेकिन आपने इतने अच्छे ढंग से उनको एक्सप्लेन किया, हमारे व्यूअर्स को डेफिनिटली उससे बहुत फ़ायदा होगा। सो मैं यहीं पे इस पॉडकास्ट को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग।